तो निकाय का रण है, किसमें कितना दम है। 16 निगम, 199 नगर पालिका और 429 नगर पंचायतों के साथ साथ कुल निकाय की संख्या होती है 653। अगर वार्डों का जिक्र करें तो 12,007 वार्ड, कुल वोटर 3 करोड़ से ज्यादा। मगर सवाल यह कि निकाय चुनाव के मायने क्या हैं। साफ है, 23 का यह चुनाव 24 में कमाल करेगा। मसला ग्रास रूट के चुनाव से जुड़ा है। निकाय का चुनाव ग्रास रूट का चुनाव माना जाता है। सिर्फ यह महज 16 निगम की बात नहीं है, सिर्फ यह महज 199 नगर पालिका परिषद का भी जिक्र नहीं है। ना मसला 544 नगर पंचायतों से जुड़ा है। यहां मसला उत्तर प्रदेश के उस नजरिए, संदर्भ, परसेप्शन और नैरेटिव से जुड़ा है जिसमें जनता संकेत और संदेश दे देगी कि आखिरकार 24 के लिए उसके मन में क्या है। 24 के लिहाज से यह चुनाव सपा, बसपा, आरएलडी और बीजेपी, इन सबके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यह दंगल 24 का आईना माना जा रहा है। और इस बार भी निकाय का रण दिलचस्प होने जा रहा है। और 24 से पहले निकाय का यह दंगल, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, बीजेपी रणनीति का ताना बाना बुन रही है। सपा नए संजोग और प्रयोग के साथ रण में उतर रही है। बीएसपी भी पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनावी ताल ठोकने को बेताब है। तो रणबांकुरे तैयार हैं दोनों तरफ से, लेकिन किसमें कितना दम। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इस चुनाव के मायने क्या है। महारण 2024 का आगाज होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले यूपी में निकाय के दंगल का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी दल अपने रणबांकुरों के साथ इस दंगल की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें इस बार 2017 के मुकाबले 96 लाख अधिक मतदाताओं अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे, जिसकी जानकारी रविवार को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने दी। इस बार होने वाले निकाय चुनाव में 96,36,280 नए मतदाता बने हैं, जिसके बाद यूपी में कुल वोटर्स की संख्या 4,32,31,827, कुल पुरुष वोटर 2,29,83,728, कुल महिला वोटर 2,02,48,099। सबसे ज्यादा महिला वोटर गाजियाबाद में है, जिनकी संख्या 11,79,169 है। वहीं सबसे ज्यादा पुरुष वोटर भी गाजियाबाद में है, जिनकी संख्या 14,01,056 है। दरअसल इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि इस बार नगर निकाय और वार्डों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिस कारण वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के निकाय चुनाव के दौरान नगर निगमों की संख्या 16 थी, नगर पालिका परिषद 199 और नगर पंचायत 429 थे। कुल निकाय 653 और कुल वार्ड 12,007 थे। और वोटर्स की संख्याओं की बात करें तो 3,32,35,624 थी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में नगर निगमों की संख्या 17, नगर पालिका परिषद की संख्या 199, नगर पंचायतों की संख्या 544, कुल निकायों की संख्या 760, कुल वार्ड की संख्या 13,965 और कुल वोटर्स की संख्या 4,32,41,917। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी देरी है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपने संगठनों को मजबूत करने में जुट गई है। रविवार को जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश के सभी 75 जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठक की, वहीं बीजेपी की तरफ से जिला स्तर, मंडल स्तर पर बैठकें की जा रही है।
तो वहीं अखिलेश सपा को मजबूत करने के लिए जिले के दौरे पर लगे हैं। वहीं पार्टियां 2024 से पहले निकाय के सेमीफाइनल के लिए खुद को तैयार बता रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। सांगठनिक स्तर पे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही है और हमारी जनता से यही अपील है, ख़ास तौर से व्यापारी भाइयों से, किसानों से और आम जनमानस से, कि भारतीय जनता पार्टी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से आज छोटे और मझोले उद्योग पूरी तरह से बंद होने के कगार पे आ गए हैं। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो छोटे और मझोले व्यापारियों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, नौजवानों का शोषण हो रहा है, खास तौर से पिछड़े और दलित समाज के नौजवानों का शोषण हो रहा है, जो उनकी हक और अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने का काम कर रही है, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। तो यह एक अच्छा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाया जाए। निकाय के दंगल में सभी अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना तैयार है और किसमें कितना दम है, किसको सिर्फ सेमीफाइनल का राज सजता है और किसकी 2024 के दंगल की राह आसान होती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो निकाय का रण किसमें कितना दम, सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में अवनीश त्यागी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे दिलीप यशवर्धन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अवनीश जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। तो मान ले कि निकाय का चुनाव 24 का आईना होगा कि नहीं? अवनीश जी, माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही। दिलीप यशवर्धन जी, यही सवाल आपसे मेरा कि 24 के लिहाज से निकाय का यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या सेमीफाइनल इसे मान लिया जाए? ग्रास रूट का चुनाव है। सेमीफाइनल तो नहीं माना जाएगा तिलक जी, लेकिन ये एक बड़ा टेस्ट जरूर है हर पार्टियों के लिए। और क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ही केवल नगर निकाय चुनाव है, पूरे देश में नहीं है, इसलिए इसको सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश की नजर से आप कहेंगे तो सेमीफाइनल जरूर कहा। मैंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही कहा सर। और बाकी पार्टियों के लिए तो जीने मरने की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समाजवादी को साख बढ़ाने और बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जनता का भी एक तरीके से समय है कि वो क्या देख करके वोट करती है। वैसे तो मुद्दे जो होते हैं वो नगर निकाय चुनाव के अलग होते हैं, विधायकी के अलग होते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अलग होते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा परिवेश कुछ ऐसा बनाया जाता है कि सारे मुद्दे, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, उनको भी नगर निकाय चुनाव में क्या परसेप्शन और नैरेटिव काम करता है कि नहीं? नहीं, परसेप्शन और नैरेटिव जरूर काम करता है, लेकिन एज ए होल काम करता है। अब आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अगर नगर निकाय से लेकर के, तो अभी जो एक सैटेलाइट से सर्वे कराया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ा दी गई। ये लोकल मुद्दा है, लोकल बॉडी का मुद्दा है। इस चुनाव में इस मुद्दे का असर पड़ना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को आप कहीं नहीं देखेंगे चुनाव में। ना तो विपक्ष इसको उठा पाएगा और सत्ता तो कभी कहेगी नहीं, क्योंकि महंगाई उसने बढ़ाई है इस बात को लेकर। और ये मुद्दा कहीं आपको इस चुनाव में काम करता दिखाई भी नहीं देगा, और इस मुद्दे का कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा भी नहीं। तो जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा बड़े लिए जाते हैं, जो चर्चित मुद्दे होते हैं, जिन पर हमेशा राजनीति होती रहती है, जो राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहते हैं, उन्हीं मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकल अथॉरिटी के चुनाव में भी इनका। ठीक, अवनीश त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी? जी सर, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि दिलीप जी कह रहे हैं कि आप लोग परसेप्शन और नैरेटिव तो सेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकाय की जो तस्वीर सामने आएगी हूबहू 24 की तस्वीर वैसी ही होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये जो कह रहे हैं यशवर्धन जी, वो गलत नहीं कह रहे। ये निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, ये असर जरूर डालता है। ये 24 की एक तस्वीर तो तय करता है, पर ये नहीं होता कि 24 जस का तस दिखेगा। दिल्ली का चुनाव अलग तय होता है, लखनऊ का चुनाव अलग होता है, ग्राम पंचायत चुनाव अलग होता है, सब तरह के चुनाव अलग होते हैं। परंतु क्योंकि एक बड़ा वोटर इसमें आता है और वो इफेक्टेड होता है, तो वो जो वोट डालेगा, जो उसकी राय है, उससे एक परसेप्शन तो बनता ही बनता है कि किस तरफ रुझान है।
तो निकाय चुनाव को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष बहुत हल्के में ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है। जनता के बीच है, बूथ स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, अच्छे कार्यकर्ताओं की तलाश शुरू हो गई है। बूथ का पुनरीक्षण होने के साथ साथ बूथ कमेटियां बनना, पन्ना प्रमुख तैयार करना, ये सब काम हमारे लगातार जारी। और जनता के बीच रहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मूल धर्म, सबका साथ, नहीं, आप तो सबका 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं ना सर। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हाँ। नहीं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बुरी बात नहीं है सर, बुरी बात किस बात है? ये अच्छी बात है। हाँ। कि जनता के बीच रहेगा जब कार्यकर्ता, तो उनके मन की बात पता लगे, और जब उनके मन की बात जानेगा तो उनके मन की पूरी करेगा। तो आपने जो उनके मन की बात सुनी होगी, तो क्या कह रही है जनता? जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा सर, किस आधार पे जनता कह रही है कि बीजेपी को? जब भारतीय जनता पार्टी सबको कानून व्यवस्था अच्छी दे रही है, सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का नहीं, कानून व्यवस्था तो चल रहा है सर। कानून व्यवस्था 17 में भी मुद्दा था, 22 में भी मुद्दा था। हर बार कानून व्यवस्था ही मुद्दा होगा क्या उत्तर प्रदेश में? चावला जी, कानून व्यवस्था हर वक्त मुद्दा होता है। हर वक्त अगर आदमी की हर वक्त, तो निकाय के चुनाव में भी कानून व्यवस्था मुद्दा होगा? हर चीज में चुनाव मुद्दा होगा। अच्छा, निकाय चुनाव में अतीक अहमद भी मुद्दा होगा सर? नहीं, कानून व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कानून व्यवस्था में जो अपराधी हैं, जो लोकल गुंडे हैं, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, आदमी की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, मान सम्मान उसका बचा नहीं रहेगा, तो और बाकी तो मतलब बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा होता है, और काम भी होते हैं, सारे जन सुविधाएं भी होती हैं, बेसिक सुविधाएं भी होती हैं। परंतु कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कानून व्यवस्था तो हर वक्त जिक्र कर रहे थे वो आ गए फाइनली, देर आए दुरुस्त आए। भुवन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भुवन जी, अवनीश त्यागी जी कह रहे थे कि भाई विपक्ष सीरियस नहीं ले रहा इस चुनाव को, इसलिए हमारी जीत तो वैसे ही, हम 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, तो जीत हमारी पक्की है, और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। मैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो, या प्रधानमंत्री जी हो, या इनके प्रवक्ता हो, एक नई बीमारी का सर्जन इनके अंदर हुआ है कि इनके अंदर ज्योतिष घुस गया है, और दूसरी पार्टी कितनी सीरियस है, कितनी नहीं सीरियस है, इसका एक इनको अंतर्ज्ञान हो जाता है। तो पहले त्यागी जी से कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की तैयारी का बताए, दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है बताने के लिए। और मैं आपके विषय से नहीं, वो तो बता ही रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग सीरियस नहीं हैं, कह रहे हैं हम तैयार हैं। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, आज ये प्रवक्ता है, उनके मुख्यमंत्री हो, उनके प्रधानमंत्री हो, ज्योतिष हो गए हैं, और ये अंतर्ध्यानी व्यक्ति हो गए हैं। जबकि राजनीतिक व्यक्ति को अपनी पार्टी का स्टैंड, पार्टी के लोगों के लिए क्या कार्यक्रम है, उस विषय को बताना चाहता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हताशा की स्थिति ये दिखा रहा हूँ कि ये बताने का काम कर रहे हैं कि विपक्ष की तैयारी नहीं है। चुनाव तो ये जीत रहे, तो हताश ये कैसे होंगे? चुनाव ये जीत रहे, हताश ये होंगे, मैं समझा नहीं। ये अपनी तैयारी बताएं, अपनी तैयारी बताएं, और 2012 के बाद से अपनी हालात बताएं। नहीं, वही बता रहे हैं सर। एक मिनट, इस बार वो ऑक्सीजन नहीं, वो वेंटिलेटर पे थे, वो बात ठीक है, लेकिन इस बार उनकी ऑक्सीजन हटी है, विधायक अच्छे खासे आए हैं उनकी अच्छी खासी तादाद में। नहीं भुवन जी, वो अवनीश जी बेवजह कमेंट कर रहे थे, मैं इसलिए उनको बता रहा हूं। ये बात भुवन जी बतानी चाहिए ना आपको कि किस मूड पे चुनाव होगा। आप ये भी मानते हैं ना कि 24 का आईना है ये चुनाव, कि नहीं? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी का वहां से, जहां से इन्होंने अपना गुणगान शुरू करा था, मैं थोड़ा सा गुणगान विपक्ष का भी सुन ले। मैं भी इनका गुणगान करने का मन है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है और मैं इनका गुणगान करना चाहता हूँ। हाँ, सुनाइए सर, मन की बात सुनाइए। आज्ञा देंगे मुझे भारतीय जनता पार्टी के गुणगान का? सर हाँ सुनाइए, मन की बात ही सुन रहा हूँ आपकी। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना चाहता हूँ, जहां से प्रवक्ता साथी ने कहा कि इनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। मुझे निश्चित तौर पे याद आता है प्रयागराज, जहां पर दिन दहाड़े बम देने की जगह गोले फेंके गए, बम के गोले फेंके गए, दिन दहाड़े हत्या हुई। हमें प्रयागराज नहीं भूलना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए वो कानपुर, हमें जो याद दिलाता है कि कैसे इनके प्रशासन में, योगी सरकार के प्रशासन ने एक माता और बेटी को हत्या कर दी। हमें नहीं भूलना चाहिए
उनका हाथरस, जहां पर एक दलित बेटी की हत्या हो जाती है। हमें नहीं भूलना चाहिए वो किसानों की हत्या जो कि जिसके में कोई आतंकवादी की आवश्यकता नहीं थी, किसी क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का वीर कार्यकर्ता निकल जाता है, गृह राज्य मंत्री का बेटा, और किसानों की हत्या करके पूरे प्रदेश को लहूलुहान करने का काम करता है। भुवन जी, हो गई आपके मन की बात? भुवन जी, मन की बात ये हो गई? काव्य पाठ सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया भाई। अवनीश आप त्यागी, अपनी तैयारी बताइए। अवनीश त्यागी जी, एक मिनट। अगर आपने ये मन की बात सुना दी, अब मैं कुछ अर्ज करूं सर? जी, आपकी इजाजत है? जी जी जी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक राम नवमी के जुलूस निकले, ठीक? जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपकी बात को सुना। जी। रामनवमी के जुलूस निकले। दिलीप जी, अगर मैं गलत हूंगा तो टोक दीजिएगा, मेरे बड़े हैं। जिस राज्य में अधिकांश रामनवमी के जुलूस निकले, वहां आज तक बवाल हो रहा है। कहीं गोले फेंके जा रहे हैं, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, है ना सर? जी। हो रहा है ना, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। अब मुझे ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश कि जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो छठा देश बन जाता सबसे बड़ा, ठीक? दिलीप जी, गलत तो नहीं कह रहा? ट्रू। अब जिस राज्य में कभी रामनवमी, कभी शिवरात्रि, कभी कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पे बवाल होता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के राज्य में एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिए फूल फेंक रहा है, देसी घी की जलेबी बना रहा है और विदाई के साथ शरबत दे रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे भुवन जी? इसे क्या बोलते हैं? मैं इसको इस तरह से जिस राज्यों में आगजनी हो रही है और वही उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ रामनवमी के वक्त और आज तक, आप इसे क्या कहेंगे? कुछ गलत तो नहीं कहा भुवन जी? गलत उदाहरण तो नहीं दिया? नहीं, आपने सही दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भी प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटनी है, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो मतलब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप जलेबी बना के खिला रहे हैं, जो रसगुल्ले और बम फेंका करते थे आज जलेबी खिला रहे हैं, वो नहीं हुआ। फिर किसका मतलब? अब मैं थोड़ा सा विषय दे दूं, थोड़ा सा विषय। अवनीश जी, अपनी बात रखेंगे, विषय भटक जाएगा। अब आपने क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया तो मुझे कुछ याद आ गया था। अवनीश जी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद दिलीप जी आपके पास आ रहा हूं। अवनीश जी, मुद्दे पे। विषय कट गया, मैं विषय नहीं रख पाऊंगा। मैं विपक्ष वो नहीं रख पाएंगे। वो एक पाठ याद करके आते हैं सपा कार्यालय से, वो लगातार गाए जा रहे हैं 2012 से। जनता उनकी नहीं सुन रही है, केवल डिबेट पे बोलते हैं। सर, जनता जो रिजल्ट दे रही है, आप बताइए, मुख्तार अतीक के अलावा क्या मुद्दा होगा? ये इतना बताइए बस। निकाय चुनाव के अलावा जन कल्याणकारी योजना जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाया है, सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी जा रही है, और जब बिजली अच्छी जा रही है, निवेश हमारी तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश से पलायन करने लगे थे उद्योगपति, अच्छे लोग, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि होगा, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि छवि सुधर रही है। अच्छा। रोजगार बढ़ेंगे तो सारे काम होंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ बढ़ रहा है। दिलीप जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। ना तो भुवन जी और ना अवनीश जी। मैं मुद्दा पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, एक कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट। मतलब निकाय चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था तिलक जी कि जो मुद्दे होने चाहिए उन पर पार्टियां नहीं बात करती, और जनता भी स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर वोट नहीं देती है। नगर निकाय के चुनाव है तो सड़कों पे बात होनी चाहिए, सफाई पे बात होनी चाहिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वो पूरी हो रही है, ठीक तरीके से नहीं हो रही है, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन उन पर बात नहीं होगी। वो बात हो जाएगी इन्वेस्टर समिट को लेकर। कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट में तो सारी सड़कें ठीक हो ही गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ का मुद्दा नहीं है। एक शहर का मेयर चुनने में और देश का प्रधानमंत्री चुनने में बहुत डिस्टेंस है। हम इस गैप को खत्म क्यों कर देते?
हमें समझना चाहिए कि हम एक नगर निकाय के अध्यक्ष को चुनने की बात कर रहे हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने की बात कर रहे हैं कि देश के मुख्यमंत्री को चुनने की बात कर रहे हैं। हाँ। और अगर सारे मुद्दे एक ही जैसे होते तो फिर ये हायरार्की क्यों बनाई गई? क्या सबको constitutional लिटमस दर्जा अलग टेस्ट अलग के किया तौर पर होता? देखा जाएगा कि नहीं सपा, आरएलडी? और एक हकीकत यह भी है कि ये जो हर बार बोलते हैं कि मायावती घर से बाहर नहीं निकलती है बहन जी, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि ना निकलने के बावजूद 13% जेब में है। बहन जी के जेब में 13% है जो खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि घर से बाहर निकलते। वो फैक्टर का टेस्ट होगा या नहीं? नहीं, वो देखिए, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये सबको पता है कि मायावती इस समय भारतीय जनता पार्टी के फेवर, वो मीडिया में आकर के बयान कुछ भी दे सकती हैं, और वो जो 13% उनके खाते का है वो जा कहाँ है? वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही तो जा रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मैनेजमेंट कर रखा हो इस बात को लेकर के, वोटर को तरीके से भी अट्रैक्ट किया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका वोटर है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही है और आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही। लोकसभा विधानसभा इलेक्शन से लेकर के नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं, लेकिन सिवाय बयानबाजियों के समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा भुवन जी, कुछ नहीं हो रहा है जो वो गठबंधन हो जाए। भुवन जी, और अगर भुवन जी मगर और किंतु भुवन जी परंतु पार्टी- देखिए ये भुवन- चुनाव, देखिए चुनाव कोई भी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, कहीं भी हो तो बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कौन? योगी आदित्यनाथ। ठीक, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप, ये हो रहा है ना जी। अब उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव है, चेहरा तो होगा ना योगी जी का ही। और अगर हो जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिल पाएगा आपको 24 के लिहाज से। देखिए, हम लोग किस मुद्दे को लेकर जाएंगे ये आपने पूछने का काम अब तक नहीं करा। जो हमारे विश्लेषक साहब यहाँ पे बैठे सर हैं, मैंने क्योंकि किया था तो आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, ये मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, यहाँ अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज सर, सर। प्लीज सर, मेरे को बोलने दीजिए, अपनी सर, बात प्लीज। को रखने दीजिए। मेरा जो मेन मुद्दा था वो चला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बातें शुरू कर देती है जिसका कोई इस चुनाव से मतलब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को, जहां ये चुनाव है, इनके स्मार्ट सिटी दिखाने का काम करेंगे जिसको लेकर ये आए थे। और एक जल भराव, जितने समय से इनकी सत्ता वहां नगर निगम में है, जब जल भराव की स्थिति है, एक बारिश हैवी बारिश जो है वो आईना खोलने का काम करती है कि उत्तर प्रदेश में इनकी जो योजना है वो लगातार फेल हो रही है। नगर निगम इन्होंने फेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के काल में। मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसके अलावा रोड का मुद्दा है, इसके अलावा जो मुद्दा है वो शिक्षा का है, क्योंकि नगर पालिका से आपको पता होगा नगर निगम के स्कूल भी होते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर क्या क्या व्यवस्था है, स्कूलों की स्थिति कैसी है, मैं आपको इनके इस माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में, आज भी वो दौरे पे लगातार कार्यकर्ताओं से मिलने, और आप कह रहे थे जीत का, मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 के उपचुनाव में, 22 के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें हमने आपसे खतौली जीतने का काम करा, और मैनपुरी में 1 लाख वोट से नहीं हराया, 3 वोट से 3 लाख वोट से आपको हराने का काम करा, यानी तिगने वोट से हराने का काम करा। आज जो आपका टेम्पो है वो डाउन है, आज आप हार के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता नेताओं का मनोबल ऊंचा है, क्योंकि उसके बाद ये चुनाव हो रहा है और हमने आपको हराने का काम करा। और जो भी युद्ध होता है, जो भी चुनाव होता है, वो तब जीता जाता है जब मनोबल आपका ऊंचा होता है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का इस समय मनोबल ऊंचा है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसकी प्रभारी बनाने का काम करा है, हम लोगों ने डाटा भी कलेक्ट कर ली है, और जो हमारे एमएलए जीते और हारे उनसे हमने राय शुमारी करके अपने डाटा कलेक्ट करके ऊपर भेज दिए। ये काम समाजवादी पार्टी जमीन में कर रही है, और हमारे नेता 24 घंटे फील्ड में। ठीक ठीक, आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव का भी जिक्र कर देते, मनोबल नहीं, ऊंचे ऊंचा होगा। भुवन जी, रामपुर का चुनाव का जब जिक्र कर रहे हैं, भुवनपुर उनसे जीता होगा, आप बता दें कि किस तरह से मनोबल ऊंचा है, किस तरह से आप जीत रहे हैं। आप जेल में जाकर जनता के बीच नहीं जा रहे हैं अखिलेश जी, जेल में जाकर अपराधी नो से मिल रहे हैं। सुनिए, सही जो अपराधी जो संरक्षण देते थे, जिनको जिन नेताओं को संरक्षण देके जिन्होंने नासूर बना दिया था उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। जनता आपको जान रही है, आपको देखना नहीं चाहती है जनता, क्योंकि आपराधिक प्रदेश बना दिया था आपने उत्तर प्रदेश को, दबंगों का प्रदेश बना दिया था, माफिया प्रदेश बना दिया था।
तो अब अवनीश जी। अब प्रदेश की जनता नहीं चाहती अब त्यागी जी दंगा एक प्रदेश। मिनट, त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी आप उनकी बात को सीरियस मत लीजिए, एक मिनट, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। एक मिनट भुवन जी, एक मिनट, लेकिन उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही, उसका उत्तर पूरे राज्य की जनता को सुनना चाहिए। सर, वो स्मार्ट सिटी बनानी थी, कितनी बनी अब तक? देखिए, स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में काम हो रहा है। आप ये देखिए, काम स्मार्ट सिटी नहीं, आप 2017 के वो देखिए शहर और आज के शहर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लाइट की स्थिति देखिए, सफाई की व्यवस्थाएं देखिए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जनता बार बार वोट इसीलिए दे रही है। अवनीश सर, दूसरा सवाल आपसे, वो देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लेने की बात कही थी सांसदों से, वो गोद में ही है या बड़े हो गए? नहीं, गांव गोद लेने कहीं गांव की तस्वीरें बदल रही है, एक गोद लेने वाले की नहीं बदली है। हाँ। आप गांव के हालात देखिए, वोट क्यों दे रही है भाई जनता? आप देखिए ना, जनता जब वोट देती है जिसको पसंद करती है, जिसको पसंद नहीं करती है उसे वोट नहीं देती है। अच्छा, पूरे प्रदेश जब गांव की जनता और शहर की जनता लगातार वोट दे रही है, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, नीतियों को, नेतृत्व की नीयत। बहुत अच्छी बात है अवनीश सर, तीसरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा था कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो गड्ढा मुक्त है पूरा प्रदेश? निश्चित रूप से गड्ढा मुक्त है। गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त है। सड़कों की व्यवस्था इतनी बेहतर है, शायद कभी होगी। ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, बाहर भी लोग कह रहे हैं। जो निवेशक यहाँ आ रहे हैं, प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत बेहद सुधर गई है और हालात सुधरी नहीं है। उच्च क्वालिटी की सड़कें जो कनेक्टिविटी को बेहतर बना रही हैं, जो एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। शिक्षा के संदर्भ में आपने कितनी यूनिवर्सिटी और सारी कितने स्कूल खोले हैं? यूनिवर्सिटी बढ़ाई है, यूनिवर्सिटियों का सेशन नियमित हुआ है। भर्ती में जो गड़बड़ियां होती थी वो गड़बड़ी बंद हो गई है। जो एक घर से एक परिवार वालों की लिस्ट जाकर वो नियुक्तियां कर देती थी, वो नियुक्तियां बंद हो गई हैं। अब सबका समान स्वाभाविक रूप से अवसर मिल रहा है। जब अवसर उन्हें मिल रहा है तो शिक्षा का सुधार हो रहा है। ओके, कितने निगम जीत लेंगे सर? 17 निगम है, 17 के 17 निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। पक्का सर? पक्का। रिकॉर्ड कर लूं सर मैं? निश्चित रूप से। ठीक, भुवन जी आप कितने जीतेंगे? देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ जिला पंचायत, नगर पंचायत, ये हमारे नगर पालिका ये हमारे पहले से भी रही है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ नगर पालिका में हम लोग ही केवल ऐसे हैं जो भारतीय जनता मैंने निगम पूछा सर, निगम कितने जीतेंगे? हम उम्मीद करते हैं तो 17 की दिशा में काम कर रहे हैं। ये प्रवक्ताओं की खासियत होती है दिलीप जी, आप किसी से पूछे वो कहेंगे कि हाँ पक्का सभी की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। अब दूसरा क्या मुफली खाएगा क्या भुवन जी, है ना कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अब देखते हैं किसमें कितना दम, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका भी, भुवन जी आपका भी और दिलीप जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।